हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन हिस्ट्री क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 चैप्टर 2 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा नेशनलिज्म क्या होता है और उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि उन जो ग्रुप एक बन रहा है, कंट्री की मांग जो कर रहा है, उसकी कल्चर एक होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए। और एक स्टेट नेशन के लिए उनका एक होना ज़रूरी है, प्लस उसके साथ एक पॉलिटिकल एंगल का भी जुड़ना ज़रूरी है, जिसके कारण उस कंट्री की बाउंड्रीज तय हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहाँ पर बढ़ा लोगों के बीच में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इसको और मजबूत किया। अब हम लोग देखेंगे कि नए लीडर्स की जो ज़रूरत थी, उस कमी को गांधी जी ने पूरा किया और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वो इंडियंस के सामने आए, और वो कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का। तो आज हम लोग अपने लेसन में सत्याग्रह पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो व्हाट इज़ सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि हाउ गांधी जी इंस्पायर्ड इंडिया बाय सत्याग्रह, कि सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट से इंडियंस को गांधी जी ने कैसे इंस्पायर्ड किया। पहले उन्होंने छोटे छोटे सत्याग्रह किए जिससे वो लोग समझ पाएँ उनके इस कॉन्सेप्ट को कि सत्याग्रह होता क्या है और इसमें कैसे सत्याग्रह किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और इंडियंस को इंस्पायर्ड करने के लिए और अपने को एज ए लीडर प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने कई छोटे छोटे सत्याग्रह इंडिया में किए, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि सत्याग्रह किसे कहते हैं। सत्याग्रह वॉज ए नोबल मैथड ऑफ मास एजिटेशन विथ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई थी। इसमें मास एजिटेशन की बात है कि उसमें लोग जुड़े, एक मास एजिटेशन हो, और उसके साथ उसमें किन बातों को लिया जाए, ट्रूथ हो, उसमें टॉलरेंस हो, नॉन वायलेंस हो और पीसफुल प्रोटेस्ट हो। तो जो सत्याग्रह के जरिए जो प्रोटेस्ट होगा वो किसी एक ट्रूथ के लिए होगा, किसी एक सच्चाई को लेकर होगा, और उसमें टॉलरेंस होगी, सहिष्णुता होगी, उसमें नॉन वायलेंस पे आधारित होगा, वो कोई भी वायलेंस उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा किसी भी प्रकार का, और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, वो एक शांतिपूर्ण मूवमेंट होगा। इन सब चीज़ों को मिलाकर सत्याग्रह बनता है। ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है। और गांधी जी थॉट वाज दैट, गांधी जी ऐसा सोचा करते थे कि इफ़ वी आर फाइटिंग फॉर अ राइट काउज एंड स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इनजस्टिस देन नो फिजिकल फोर्स इज नेसेसरी। उनका ये मानना था कि अगर हम किसी राइट काउज के लिए, किसी सही कारण के लिए और इनजस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो इसमें कोई फिजिकल वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। हम पीसफुली भी इस बात को रख सकते हैं, अपने इस बात को। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि गांधी जी का ये मानना कि इफ़ वी आर फाइटिंग फॉर अ राइट काउज, अगर हम किसी सही कारण के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें, और इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें हमको कोई फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वायलेंस या फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग शांति से भी प्रोटेस्ट के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा उसको हम लोग आसानी से पा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जब इंडिया आए, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इंडिया आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, और साउथ अफ्रीका में वहाँ पे नस्ल भेद बहुत ज़्यादा था उस समय, गोरे काले का भेद वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो इसको लेकर वहाँ पर उन्होंने एक
प्रोटेस्ट किया था, सत्याग्रह किया था, और वो सत्याग्रह उनका वहाँ सक्सेसफुल रहा था। तो आइए उन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया इन जनवरी 1950 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से वो इंडिया 1915 में आए। इन साउथ अफ्रीका ही सक्सेसफुली फाउट द रेसिस्ट रिजीम विथ ए नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच इज़ कॉल्ड सत्याग्रह। वहाँ पर उन्होंने एक मास एजिटेशन किया था और उसमें उनको सफलता मिली थी साउथ अफ्रीका में, और उसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। तो सत्याग्रह जो चीज़ थी, सत्याग्रह जो कॉन्सेप्ट था, वो ऐसा नहीं था कि गांधी जी के लिए कोई नया था। गांधी जी ने इसे पहले भी सक्सेसफुली साउथ अफ्रीका में एक बार एग्जीक्यूट किया था, इसको आजमा करके देखा था कि सत्याग्रह करने से उसमें सक्सेस मिलता है या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया आने के बाद गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी एक प्रोटेस्ट किया था, एक सत्याग्रह किया था, जो कि वहाँ कामयाब रहा था। तो जब वो इंडिया आए तब उन्होंने देखा कि इंडियंस बहुत परेशान हैं अंग्रेज़ों से। तब उन्होंने विचार किया कि सत्याग्रह के ज़रिए मैं पहले छोटे छोटे सत्याग्रह करके लोगों को यूनाइट करूँगा और अपने आप को एक लीडर के रूप में इस्टेब्लिश करूँगा, ताकि लोग मुझसे परिचित हो जाएं, मुझे पहचाने लोग, एज अ लीडर मुझको एक्सेप्ट करें लोग। उसके बाद फिर एक बड़े आयोजन की, सत्याग्रह की तैयारी उनकी थी। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे कई सत्याग्रह उस समय इंडिया में किए। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनका ये मानना था कि नॉन वायलेंस का ये तरीका जो कि सत्याग्रह है, वो जानते थे इस बात को कि इसके ज़रिए वो इंडियंस में यूनिटी ला सकते हैं, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हैं। जितने भी ग्रुप्स जो अलग अलग थे उन सबको यूनाइट करके एक जगह एकत्र कर सकते हैं, एक जगह यूनाइट कर सकते हैं, और तभी एक बड़ा सत्याग्रह का आयोजन उनके द्वारा हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने, गांधी जी ट्रैवल चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा है कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर फोर्सफुली पीजेंट्स को कहा जाता था कि आप इंडिगो का प्लांटेशन करें। तो हम लोगों ने इसको छोटे क्लासों में देखा है। तो उस वैसे ही कुछ वहाँ पर भी था चंपारण में, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, जहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था। वहाँ पर गांधी जी पहुँचे और उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह किया और उसमें उनको सक्सेस मिला। In 1970 he organized सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उन्होंने एक गुजरात में एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के किसानों के लिए भी उन्होंने एक सत्याग्रह आयोजित की। दे वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग एपिडेमिक। वहाँ के लोग, वहाँ खेती जो थी वहाँ वो फेल हो चुकी थी, वहाँ उस साल उपज सही नहीं हो पाई थी, और वहाँ पर एक एपिडेमिक फैल गया था जिसको हम लोग प्लेग के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों कारण से वो लोग टैक्स देने में फेल हो रहे थे गवर्नमेंट को। दे फेल टू पे द रेवेन्यू एंड डिमांडिंग रिलैक्सेशन। तो वो टैक्स देने में फेल हो रहे थे किसान वहाँ के, और वो लोग मांग कर रहे थे अंग्रेज़ों से कि हम लोग को इस साल का लगान माफ़ कर दिया जाए। वो टैक्स रेंट में रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे। तो वहाँ पर भी जाके गांधी जी ने उनके लिए एक सत्याग्रह किया और उनके इस डिमांड को फुलफ़िल करवाया अंग्रेज़ों से। तो हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे उन्होंने कई सत्याग्रह किए और इसका एक सकारात्मक प्रभाव यहाँ के लोगों पे पड़ा। उन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे किया जाता है सत्याग्रह, और ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट किसका है, गांधी जी का है, और गांधी जी एज ए लीडर इस्टेब्लिश होना उनका शुरू हो चुका था। In 1918 he went to Ahmedabad and organized a सत्याग्रह
फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, और उन्होंने अहमदाबाद में भी एक सत्याग्रह किया, और वो भी जो कॉटन वर्कर्स के लिए था, वहाँ के मिल में काम करने वाले कॉटन वर्कर्स जो थे उनके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह आयोजित किया, जो सफल रहा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कई छोटे छोटे अलग अलग स्थानों पर उन्होंने कई सत्याग्रह किए, और इन सत्याग्रह का रिज़ल्ट ये हुआ कि लोग गांधी जी को एज अ लीडर मानना शुरू कर चुके थे, और अब उनको गांधी जी के सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा था कि सत्याग्रह होता क्या है और उसे कैसे एक्सिक्यूट किया जाता है, और किस तरह से गवर्नमेंट उससे प्रभावित होती है, कैसे वो घुटनों पे आ जाती है गवर्नमेंट सत्याग्रह के कारण। इस चीज़ को इंडियंस ने अनुभव किया, और अब इंडियंस गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, और वो उनको अपना लीडर मानने लगे थे। और अब ज़रूरत थी एक बड़े सत्याग्रह की, जिसमें पूरे इंडिया में उसको मास एजिटेशन के रूप में चलाया जाए, और इसमें सारे इंडियंस शामिल हों अंडर वन अम्ब्रेला। तो ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का, और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए एज ए लीडर कई छोटे छोटे सत्याग्रह किए, जिसके ज़रिए उन्होंने सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सत्याग्रह क्या है और किस तरह से इंडियंस को गांधी जी ने सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट से परिचय करवाया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।